नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवेश चौहान वेलकम करता हूँ अपने YouTube चैनल पे। अपेक्षा करता हूँ कोरोना के अंदर आप सब सुरक्षित होंगे। तो अभी रिसेंटली कुछ हॉट डिबेट्स चल रहे हैं वर्ल्ड और इंडिया के अंदर, उस पर साइड बाय साइड हम डिस्कस कर लेते हैं। तो 5 टॉपिक्स मैंने चूज़ करे हैं जिस पे आज हम डिस्कशन करेंगे और उसको हम लेते हैं। तो पहला जो टॉपिक है वो है हमारा है अप्रैल और मई के अंदर रेन के। बहुत सारे ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स हैं, वो बार मुझे मैसेज कर रहे हैं कि सर व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस रेनफॉल इन अप्रैल एंड मई। क्या ये प्री मानसून शॉवर है, क्या ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का इफेक्ट है? हाँ, इस पर मैंने रिसर्च किया तो मैंने पाया कि ये जो रेनफॉल हो रही है अपनी अप्रैल और मई, ये हो रही है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के ही कारण ही। अब देखिए, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के बारे में पहले हम जान लेते हैं कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होता क्या है। देखिए, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का मतलब है मेडिटेरियन सी के अंदर जब हाई प्रेशर क्रिएट होता है तो वहाँ का जो मॉइस्चर है वो ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से होते हुए भारत के अंदर गिरता था, जैन और फैब के अंदर, जिसको हम मावट भी बोलते हैं राजस्थान के अंदर, जो गोल्डन ड्रॉप के नाम से भी जानी जाती है। ये अगर एक क्वांटिटी के अंदर हो तो ये एग्रीकल्चर के लिए, स्पेशली वीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वीट के पकाव के लिए ये रेनफॉल काम आती है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस वाली। जब ये प्लेन एरिया में गिरती है राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के अंदर, तो यहाँ पर रेन के रूप में गिरती है। और जब ये पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर जैसे हिमाचल, उत्तराखंड के अंदर गिरती है तो वो स्नोफॉल लाती है। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस वैसे माना जाए तो हमारे इंडिया के लिए अच्छी है, पर अभी अप्रैल और मई में क्यों हो रही है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, ये क्वेश्चन उठता है। देखिए, इसके 2 कारण हैं। पहला जो कारण है वो है कि 2020 के अंदर इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने कहा था, इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने कहा था कि अर्थ का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ होगा, और उसका इफेक्ट एशिया के अंदर भी दिख रहा है। तो वेस्टर्न एशिया क्या हो रहा है, हीट हो रहा है। तो एक कारण इसका ये भी हो सकता है कि भाई ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है उसका कारण हो वेस्टर्न एशिया के गर्म होना। और दूसरा जो है हमारा नॉर्थ एटलांटिक ऑसिलेशन, इसके तहत भी अटलांटिक का टेम्परेचर भी अभी कुछ ईयर्स के अंदर बहुत इंक्रीज़ हो रहा है। तो ये रीज़न आपके हो सकते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का अप्रैल और मई के अंदर रेनफॉल करना इंडिया और उसके आसपास के एरियाज़ के अंदर। और ये जो आपका वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, ये एक तरीके से भारत के लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण भी हो सकता है अगर ये एक क्वांटिटी से ज़्यादा हो जाए तो, क्योंकि क्रॉप्स को बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फर्स्ट टॉपिक। सेकंड टॉपिक हम डिस्कस कर सकते हैं जो कि हमारे रिलेटेड है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर इलेक्शंस का होना। देखिए, कश्मीर बहुत ही हॉट डिबेट रहा है इंडिया और पाकिस्तान के बीच के अंदर ही, और हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को आज अपना हिस्सा मानते हैं, क्योंकि कश्मीर के महाराजा हरी सिंह ने जो एग्रीमेंट साइन किया था उसके तहत उन्होंने पूरे कश्मीर के लिए साइन किया था, और उन्होंने साइन भारत के साथ किया था, तो ऑफकोर्स वो हमारा हिस्सा है। पर हम ये मानते हैं पाकिस्तान ने उस पर क्या कर रखा है, कब्जा, तभी हम उसको नाम देते हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। अब वहाँ पे पाकिस्तान क्या कर रहा है, इलेक्शंस करा रहा है। देखिए, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को पाकिस्तान ने 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। एक आपका गिलगिस्तान और बलूचिस्तान रीजन जो उसके नॉर्दर्न पार्ट के अंदर है, और एक आपका पाकिस्तान को ऑक्यूपाइड कश्मीर का सदर्न पार्ट जिसको बोलते हैं आज़ाद कश्मीर। आज़ाद कश्मीर के अंदर एंटी पाकिस्तान एक्टिविटीज़ इतनी नहीं हो रही है, तो उसको आज भी पाकिस्तान ने उतनी ही इंडिपेंडेंस दे रखी है, और वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बिठा रखा है, और आज भी वहाँ पे उसको इंडिपेंडेंस रख रखा है पाकिस्तान ने। पर जब हम नॉर्दर्न पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की बात करें, जिसको गिलगिट और बलूचिस्तान कहता है, वहाँ की इंडिपेंडेंस पाकिस्तान धीरे धीरे छीन रहा है। 2018 का जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया उसके अंदर भी पाकिस्तान ने चेंज करा, और 2008-9 के अंदर भी प्रेसिडेंट और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को पावर दिए गए उस एरिया को देखने के लिए। तो ये कुछ 2 स्टेप्स हैं जिसके अंदर पाकिस्तान वहाँ की सॉवरेनिटी और वहाँ की जो इंडिपेंडेंस है उसको ख़त्म करने की सोच रहा है। अब भारत क्यों इसका विरोध कर रहा है? क्योंकि भारत इसका विरोध इसलिए कर रहा है क्योंकि हम उसको अपना ही पार्ट मानते हैं। ये डिप्लोमेटिकली विरोध होता है। दूसरा हम बात कर ले, तीसरी हम एक न्यूज़ की बात करते हैं जो भी हमारे किससे रिलेटेड है, वो भी हमारे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर से रिलेटेड है। अब भारत का इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है जो अर्थ साइंस, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर आता है। अभी रिसेंटली हमने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के टेम्परेचर का भी फॉरकास्ट कर दिया है इस डिपार्टमेंट के थ्रू। ये जो डिपार्टमेंट ऑफ जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, इसका मेन काम है भारत के अंदर किस टेम्परेचर का फॉरकास्ट करना, इसके अंदर कितनी रेनफॉल होगी उसका फॉरकास्ट करना, यहाँ पे कितना साइक्लोन आएगा उसकी इंटेंसिटी क्या होगी इसका फॉरकास्ट करना, हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की भी हेल्प करना, इसका मेन काम ये है। अभी रिसेंटली इसने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पे भी टेम्परेचर पे अपना फॉरकास्ट कर दिया है, और पाकिस्तान ने इसका कंसर्न रेस किए इंडियन गवर्नमेंट के साथ। अब देखिए, इसका मतलब बहुत सारे न्यूज़ चैनल अलग अलग निकाल रहे हैं कि बोल रहे हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पे इंडियन आर्मी सोच रहे हैं कि अटैक कर रही है। देखिए, अभी उसका कोई न्यूज़ आर्मी की तरफ से कुछ ऐसी आई नहीं है, पर ये मतलब इसका मतलब क्या है, इसका फॉरकास्ट करने का मतलब क्यों कर रहे हैं फॉरकास्ट? इसका कुछ नहीं है, डिप्लोमेटिकली प्रेशर डाला जाता है। जैसे हम इस मुद्दे पे डिप्लोमेटिक प्रेशर डालेंगे तो पाकिस्तान भी कोई दूसरे डिप्लोमेटिक
हिस्से पे प्रेशर डालेगा। पर ये बात सही है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर अभी एंटी पाकिस्तान एक्टिविटीज़ बहुत हो रही हैं और प्रो इंडियन वहाँ पे जो नारे भी लगाए गए हैं। उसके बाद हम दूसरा इशू ले लेते हैं साउथ चाइना सी का। अब साउथ चाइना सी के अंदर क्या है प्रॉब्लम? देखिए, साउथ चाइना सी के अंदर 2 कंट्रीज़ हैं जिनके अभी इशूज़ बर्निंग है, एक चाइना, एक आपका ताइवान। इन दोनों के जो इशूज़ हैं, जो इनकी लड़ाई है, उसको जानने से पहले थोड़ी हिस्ट्री जान लेते हैं हम। 1949 के अंदर चाइना के अंदर कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ने कब्जा कर लिया और वहाँ की जो इलेक्टेड जो गवर्नमेंट थी उसको भागना पड़ा एक पास के आइलैंड के अंदर जिसका नाम बना ताइवान, जिसको देश बनाया गया ताइवान के अंदर, ठीक है। अब चाइना जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है आज भी ताइवान को अपना क्या मानती है? पार्ट मानती है। और जबकि ताइवान क्या बोलता है कि हम चाइना का पार्ट नहीं है, हम इंडिपेंडेंट एक कंट्री है। अब जब भी ताइवान इंटरनेशनल कोई भी इंस्टीट्यूशन या प्लेटफॉर्म के अंदर जाके खुद की बात रखने की कोशिश करता है या कोई एग्रीमेंट साइन करता है तो चाइना तुरंत आता है और बोलता है कि तुम साइन नहीं कर सकते क्योंकि तुम हमारे पार्ट हो। अभी रिसेंटली WHO ऑब्जर्वर स्टेटस ताइवान को देने की बात कर रहा है और उस पर भी चाइना ने अपने कंसर्न रेज किए कि इसको ऑब्जर्वर स्टेटस नहीं दिया जाए क्योंकि हमारा ही पार्ट है। और रिसेंटली अभी एक पास में ही ताइवान के एक टापू है, एक आइलैंड है जिसके अंदर ताइवान अपनी एयरपोर्ट बना रखा है और उस पर मिलिट्री एक्सरसाइज भी करता है और वो ताइवान के अंडर में ही आता है। और चाइना ने क्या करा? चाइना ने वहाँ पे अपने नेवल के जो शिप्स हैं वहाँ पे भेज दिए और ताइवान पे प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश करी। अमेरिका ने ताइवान का साथ लिया और बोला कि अगर चाइना ऐसी हरकत करेगा तो हम ताइवान के साथ खड़े हैं। और इंडिया ने भी अभी रिसेंटली ताइवान के पक्ष में अपनी आवाज़ बुलंद करी है। तो ये सब चीज़ें हो रही है चाइना को बैकफुट पे लाने की। और चाइना क्या मानता है? चाइना बात करता है वन चाइना पॉलिसी की। वन चाइना पॉलिसी के तहत वो मानता है कि चाइना और ताइवान ये दोनों क्या है? एक ही है, ताइवान हमारा ही पार्ट है। ये आपकी है वन चाइना पॉलिसी। अब रिसेंटली गवर्नमेंट ने, एक और हम न्यूज़ की बात कर लेते हैं, रिसेंटली गवर्नमेंट ने FDI के अंदर कुछ चेंजेस कर दिए हैं। देखिए, आपको पता है पूरा देश कोविड-19 से जूझ रहा है और बहुत सारे कॉर्पोरेट्स और कंपनीज़ बंद होने के कगार पे हैं। तो भारतीय सरकार ने क्या करा कि भाई FDI के अंदर कुछ चेंजेस किए हैं। सबसे पहले FDI की बात करने से पहले हम जान लेते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता क्या है, क्या वो कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, कोई भी बाहर की पूंजी, कोई भी बाहर की देश की पूंजी जब भारत के अंदर आती है उसको हम क्या बोलते हैं? फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ये 2 तरीके होते हैं, एक तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट और एक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जब होता है जब एक कंपनी के अंदर 10% से कम शेयर अगर कोई बाहर से देश के अंदर आते हैं किसी कंपनी के अंदर तो उसको हम बोलते थे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। उसके अंदर शेयर होल्डिंग राइट्स नहीं मिलते हैं, उन 10% से कम जो होल्डर्स होते हैं उनको इतने ज़्यादा पावर नहीं मिलता है। पर ये जब एक कंपनी के अंदर 10% शेयर ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो उसको हम नाम दे देते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट हैं, ये एक तरीके से स्टेबल नहीं होते हैं। ये जब मुनाफा कमा लेती है कंपनी किसी भी बाहर के देश की तो वो अपने साथ मुनाफा लेके चल जाती है, जबकि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एक स्टेबल माना जाता है। और आपको पता हो ईस्ट एशियन क्राइसिस जो हुए हैं उसके बारे में मुझे बताइएगा कमेंट करके, ईस्ट एशियन क्राइसिस क्या था। ये भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से ही, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट से ही रिलेटेड था, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज़ ने अपने ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट किया था और फिर बाद में वो रफू छू हो गई थी जिसके कारण ईस्ट एशिया के अंदर क्राइसिस आ गया था। तो ये हमारे हो गया फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के रिसेंट न्यूज़। अब देखिए, इंडियन गवर्नमेंट ने भी रिसेंटली क्या किया है? इंडियन गवर्नमेंट ने कहा है कि FDI के अंदर जो भी इन्वेस्टमेंट होगा स्पेशली नेबरिंग कंट्रीज़ का, और नेबरिंग कंट्रीज़ में उसका इशारा किसकी तरफ है? उसका इशारा है चाइना की तरफ, कि चाइना अभी भारत के अंदर क्राइसिस है तो चाइना क्या सोचेगा? भारत के अंदर इस क्राइसिस के अंदर जो कंपनी है जिनके पास पैसा नहीं है उनमें इन्वेस्टमेंट करके मैं भारत के अंदर अपना वर्चस्व बढ़ाऊँ। और इंडियन गवर्नमेंट भी स्टेप ले चुकी है इस पर। इंडियन गवर्नमेंट ने बोला अगर 10% से ज़्यादा किसी भी कंट्री से शेयर हमारे इन्वेस्टमेंट होता है FDI रूट के थ्रू तो वो गवर्नमेंट चेक करेगी कि वो इन्वेस्टमेंट करवाना है या नहीं करवाना है। यूनाइटेड नेशन जो कॉन्फ्रेंस है ट्रेड एंड डेवलपमेंट के तहत, रिपोर्ट के तहत भारत के अंदर पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा जो टॉप 10 इन्वेस्टमेंट होता है FDI का वो भारत के अंदर होता है। मतलब भारत टॉप 10 देश के अंदर शुमार है फॉरेन इन्वेस्टमेंट के तहत। तो ये आज की हमारी कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आप लोगों के साथ साझा करी। जल्दी आप लोगों के साथ वापस कुछ इन्फॉर्मेशन लेके आऊँगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।